नमस्कार। न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और आज हम फिर हाजिर हैं एक नए मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल अमित सिंघल जी। अमित सिंघल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी। तो आज का जो मुद्दा है बिल्कुल अलग है, क्योंकि जब भारत की हम बात करते हैं तो भारत चारों तरफ से, हम कह सकते हैं, अलग अलग चुनौतियों से घिरा हुआ है। एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तीसरी तरफ बांग्लादेश है, और चारों तरफ से अलग अलग चुनौतियां हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल यह उठता है कि भारत की एयर पावर क्या है। तो एयर पावर को समझेंगे, साथ ही साथ उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं और मौजूदा समय में क्या किया जाना चाहिए, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। तो अमित जी, आप बताइए, एयर पावर, हमारा दर्शक जानना चाहता है कि एयर पावर क्या होती है। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो जो आपने विषय चुना है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, स्पेशली जब आजकल आप देखेंगे कि जिस तरीके की जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट दुनिया में चल रहा है, तो ऐसे में एक एयर पावर का जिक्र होना बहुत लाजमी है। तो सबसे पहले जब हम अपनी चर्चा शुरू करें तो दर्शकों के फायदे के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि एयर पावर होती क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, और वॉरफेयर में एयर पावर का इस्तेमाल क्यों होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं। जैसे एयर पावर का कॉन्सेप्ट है स्पीड। जो एक फाइटर एयरक्राफ्ट होता है उसके अंदर एक स्पीड होती है और वो कम समय में बहुत गहराई तक और बहुत दूर तक पहुंच सकता है। जैसे आपको विदित होगा कि शुरू में जब फाइटर एयरक्राफ्ट आए थे तो सबसोनिक एयरक्राफ्ट होते थे। फिर इवोल्यूशन हुआ टेक्नोलॉजी का, तकनीक बढ़ी आगे, सुपरसोनिक हो गए, और आजकल बात होती है हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट की। तो स्पीड बहुत जरूरी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण पहलू है एयर पावर का, वो है गहराई, कि आपका एयरक्राफ्ट कम समय में कितनी गहराई तक दुश्मन के इलाके में जा सकता है। जो एक पैदल सेना होती है या जो ग्राउंड पे कॉलम काम करता है बैटलफील्ड में, उसकी अपेक्षा एक एयरक्राफ्ट ज्यादा गहराई में दुश्मन के इलाके में जा सकता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पहलू है वो है एलिवेशन। मतलब एयरक्राफ्ट ऊंचाइयों पे सफर करते हैं तो ऊंचाई से आप इलाके को बेहतर देख सकते हो और एक समय में एक बड़े इलाके को कवर कर सकते हो। तो एयर पावर वो होती है, एक तो ऑफेंसिव मोड में, कि जब आपको दुश्मन के इलाके में घुस के उसके स्ट्रेटेजिक टारगेट को, वो बोलते हैं ना कि दुश्मन के दिल पे चोट देना, तो वो करने में सक्षम होता है। और दूसरा, आपको एक एयर सुपीरियरिटी पैदा करनी है, मतलब कि आपके इलाके में दुश्मन का कोई भी गतिविधि ना हो पाए। तो ये दोनों पहलू मिला के बनती है एयर पावर। तो भारत की अगर हम बात करें तो जी, भारत की यात्रा कहां से शुरू होती है, एयरफोर्स की या एयर पावर की। ये बहुत ही अच्छा सवाल है सिद्धार्थ जी, बिकॉज अगर हमें प्रेजेंट सिनेरियो को समझना है, अपनी वायुसेना और एयर पावर की क्षमताओं को समझना है, तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, इतिहास में जाना पड़ेगा। तो जैसा कि दर्शकों को भी विदित होगा, आपको भी पता है कि एक सोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया के अंदर जो कि एयरक्राफ्ट और एयर पावर के क्षेत्र में काम कर रही है। हालांकि बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो पहले दर्शकों के फायदे के लिए मैं पहलू चुनना चाहूंगा कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आप सरप्राइज होंगे कि एचएल की शुरुआत हुई थी हमारे आज़ादी से पहले, 1940 में। ये अपने मिस्टर वालचंद हेमचंद जी थे, तो उन्होंने, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो उन्होंने एचएल की शुरुआत करी ब्रिटिशर्स के कहने पे। और मुद्दा ये था कि उस समय हिंदुस्तान को जापान का थ्रेट था। तो कोई ऐसी क्षमता ब्रिटिशर्स ढूंढ रहे थे कि जहां भारत के अंदर ही एयरक्राफ्ट वगैरह का मैन्युफैक्चर हो सके, जिससे वो अपने जापान के थ्रेट को एड्रेस कर पाए। उसमें काफी लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी किया, जिसमें थे एक अपना कृष्ण राजा वाडिया जो थे मैसूर के, वो भी एक इन्वेस्टर थे। फिर 1940 में जब एचएल की शुरुआत हुई तो 1941 में सरकार ने इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू किया, ब्रिटिश सरकार ने, और 42 के आसपास उन्होंने उसको पूरा अपने अंडर में ले लिया, क्योंकि ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट। तो वो किसी प्राइवेट कंपनी के भरोसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता मतलब था। शुरुआत हुई शुरुआत, प्राइवेट, हाँ, लेकिन बाद में बाद में सरकार के हाथ में, सरकार ने उसको अपने अपने कब्जे में ले अपने लिया। कब्जे में लिया। और जहां तक जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो उसके बाद जब हमारा रिपब्लिक बना 1950 में, तो एचएएल पूरी तरीके से
हिंदुस्तान के संरक्षण में आया और इस तरीके से एचएएल की हिंदुस्तान के लिए शुरुआत हुई। तो लगभग लगभग अगर एचएएल की आप जर्नी देखेंगे तो आज 2025 में और 1950-51 में लगभग 75 साल बीत चुके हैं। और एचएएल जहां तक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, एक सोल कंपनी है। और अभी ये पिछले ही कुछ एक सालों में आपने देखा होगा कि एचएएल के अलावा कुछ एक प्राइवेट कंपनियां भी इस क्षेत्र में उतरी हैं, जिसमें सबसे पहली कंपनी है वो है टाटा, जिसने अपना गुजरात में C-292 एयरक्राफ्ट का प्लांट शुरू किया है, जो कि एक मिलिट्री कैरियर एयरक्राफ्ट है। उसके बाद अब और भी प्लेयर इस मार्केट में धीरे धीरे, आपने सुना होगा एल&टी आ रही है, महिंद्रा एंड महिंद्रा आ रही है, रिलायंस है, अडानी ग्रुप है, जो कि इस क्षेत्र में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया जहां तक एयरफोर्स की जर्नी का सवाल है। अभी हम आएंगे अगले मुद्दे पे कि चुनौतियां क्या है। तो चुनौतियां, सिद्धार्थ जी, मैं बताना चाहूंगा, चुनौतियों के कई पहलू हैं। चुनौतियों के कुछ एक पहलू है तकनीकी चुनौतियां, कुछ पहलू है जो बताते हैं कि क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, भारत की वायुसेना में कितने एयरक्राफ्ट हैं, कितनी उसकी शॉर्टेज है। और तीसरा पहलू जो है वो होगा, जिसको मैं आपका शो जब हमारी चर्चा खत्म होगी तो आखिरी में टच करना चाहूंगा, और वो बहुत ही अहम मुद्दा है, वो है हमारा सिस्टम। सो ये कुछ एक तरीके की चुनौतियां हैं जो वायुसेना हमारी है, वो इस समय इस चुनौतियों का सामना कर रही है। तो अमित जी, जब हम बात कर रहे हैं कि एयर पावर की, तो इसमें टेक्नोलॉजिकल चैलेंज कितने हैं, किस तरीके की चीजें हैं? सिद्धार्थ जी, इस सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा कि अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा सोशल मीडिया में एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, न्यूज़ में भी उसको दिखाया गया, काफ़ी उसको पेश किया गया दर्शकों के सामने। आपने देखा होगा कि अभी जब एयर शो हुआ था तो उसमें हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं, वो एचएएल के अधिकारियों को अपनी विडंबना, अपना डिसअपॉइंटमेंट बताते हुए नजर आए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का चैलेंज भारतीय वायुसेना इस समय फेस कर रही है। और जहां तक टेक्निक का सवाल है, टेक्नोलॉजी का सवाल है, उसमें है कि सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेपन प्लेटफॉर्म्स। एंड डेवलपमेंट तो हो गया, उसके बाद उसका इंडक्शन कैसे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि अ, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो अभी हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, तेजस, जिसको LCA Mark 1 भी बोलते हैं, तो उसमें जो इंजन इस्तेमाल होता है, तो वो अभी एक यूएस की कंपनी है जी, उसमें कोई F404 या 304 कोई इंजन पड़ता है, तो वो सप्लाई करती है। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि हम सभी जानते हैं कि तेजस को बहुत पहले भारतीय वायुसेना सेना में आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पाई। कारण क्या कि इंजन की सप्लाई और उसके डेवलपमेंट में, उसके मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कतें आ रही हैं। अब यूएस ये चाहता है कि या तो हम पूरी तरीके से उन पर डिपेंडेंट रहें, या और वो ये भी नहीं कर रहे कि हमें पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कर दें, ताकि जो है उनके हाथ में भी जो लगाम है, या जो भी वो डिप्लोमेटिकली चैनल से इंडिया पे दबाव डालना चाहते हैं, वो कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज है, जिसकी वजह से जो हमारे स्क्वाड्रन में फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या कम होती जा रही है, हम उसको अतिशीघ्र पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो हो गई एक बात। अच्छा, आपने स्क्वाड्रन बोला। जी जी जी। स्क्वाड्रन क्या होता है, हमारे दर्शक उसको कैसे समझेंगे? ठीक है सिद्धार्थ जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। स्पेशली हमारे वो दर्शक जो इस समय परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की, या भारतीय सेना में एसएसबी देने जाते हैं, या रिटन एग्जाम देते हैं, तो ये एक क्वेश्चन है जो उनसे पूछा जा सकता है। तो उनके फायदे के लिए मैं बताना चाहूंगा, स्क्वाड्रन एक इकाई होती है एयरफोर्स में। और जैसे अभी एयरफोर्स में जो ऑथराइज्ड स्क्वाड्रन की संख्या है वो है 42। तो होता क्या है कि एक स्क्वाड्रन में लगभग एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स होते हैं, कुछ टेक्निकल एयरमैन होते हैं, और ग्राउंड स्टाफ होता है। तो इनको मिला के एक इकाई बनती है, और लगभग लगभग आप मान के चलें कि 16 से 18 फाइटर एयरक्राफ्ट एक स्क्वाड्रन में होते हैं। और ये भी एक जरूरी चीज है कि जैसे एक स्क्वाड्रन, मान लीजिए कोई MiG-21 की स्क्वाड्रन है, तो उसमें MiG-29 नहीं होगा, मिराज नहीं होंगे, तो पूरी पूरी स्क्वाड्रन सिर्फ MiG-21 की होगी। तो जो एयरक्राफ्ट है वो कॉमन होगा उस स्क्वाड्रन में, और उसको जो कमांड किया जाता है, जो उसका मुखिया होता है स्क्वाड्रन का, वो होता है विंग कमांडर रैंक का ऑफिसर।
तो कई बार ये सवाल होता है कि विंग कमांडर जो होता है उसकी रैंक आर्मी में किस रैंक के बराबर होती है। तो विंग कमांडर की रैंक होती है एक लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर। तो ये होती है एक स्क्वाड्रन। और इसी तरीके से जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन है, वैसे ही हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि ट्रांसपोर्ट कैरियर्स है, जो सामान इधर से उधर ले जाते हैं सेना का, तो उनकी अलग स्क्वाड्रन होती है। ऐसे ही हेलीकॉप्टर्स की अलग स्क्वाड्रन होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक वो टुकड़ी है जिसमें डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट होते हैं। मतलब अगर मिग 29 है तो मिग 29 ही होगा उसके जी, अंदर, ऐसा जी, नहीं कि जी। सुखोई भी आ जाए या नहीं, कुछ, नहीं, नहीं। ऐसा नहीं। तो स्क्वाड्रन जो जिस एयरक्राफ्ट की होगी उसमें वही एयरक्राफ्ट होंगे, और लगभग 16 से 18 का ऑथराइजेशन है, तो 16 से 18 एयरक्राफ्ट होंगे उसमें। अच्छा, एक और सवाल उठता है जी। इसी से जुड़ा हुआ, हालांकि थोड़ा अब मिग 29 का जो फाइटर है, क्या वो जो है सुखोई चला सकता है या दूसरे स्क्वाड्रन में जा सकता है? जनरली जो पायलट की ट्रेनिंग होती है सिद्धार्थ जी, वो एक स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट के लिए पहले तो कॉमन एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें उसको बेसिक फ्लाइट की ट्रेनिंग दी जाती है कि फाइटर एयरक्राफ्ट को कैसे उड़ाना है। फिर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन दी ट्रेनिंग और भी बहुत सारे क्यूआर मापदंड होते हैं जिसके बेस पे अलॉट किया जाता है कि ओके, ये जो पायलट हैं ये सुखोई उड़ाएंगे, ये जो पायलट हैं वो रफाइल उड़ाएंगे, ये जो पायलट हैं वो मिग 21 उड़ाएंगे, ये जो पायलट है वो मिग 29 उड़ाएंगे। तो इट इज अ वेरी स्पेशलाइज काइंड ऑफ फील्ड। तो चलिए, तो थोड़ा जानकारी की बात हो गई। अब अगर हम बात करें कि जो क्वांटिटी वाइज अगर हम देखें, तो चैलेंजेज हो गए कि तरह तरह के चैलेंजेस हैं। टीओटी की बात हो गई, साथ ही साथ दुनिया भर की लॉबीज हैं जो चाहते हैं कि साहब हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बताता है, तरह तरह की चीजें आती हैं, अपना अपना प्रेशर है। और तमाम यानी एयरक्राफ्ट आपको चाहिए। जी, जी। साथ ही साथ हम ठहरते कहां पर हैं, क्योंकि हमारे पास जो एयरक्राफ्ट हैं, अब मिग 29 में सुनता हूं, जी, जी। अब मिग 29 कब का विमान है? जी, जो जी। सबसे लेटेस्ट है रफेल है। जी, तो जी। क्वांटिटी कितनी है और क्या रिक्वायरमेंट, मोटा मोटा हम जानना चाह रहे हैं किससे। तो इससे पहले मैं आपको क्वांटिटी वाला मुद्दा समझाऊं, तो मैं एक फिर से थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहूंगा कि शुरुआत कहाँ से हुई थी एयरक्राफ्ट की। पहली बार हमने वायुसेना का इस्तेमाल कब देखा था? वर्ल्ड वॉर वन में। तो वर्ल्ड वॉर वन था जब नए नए एयरक्राफ्ट आए और वायुसेना का इस्तेमाल किया बॉम्ब गिराने के लिए यूरोप में, जर्मनी में। उसके बाद फिर हमने सेकंड इस्तेमाल जो बड़े पैमाने पे देखा, वो देखा गल्फ वॉर में। गल्फ वॉर में और एडवांस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ। और फिर जो अभी प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में जो कुछ हो रहा है, जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है और इजराइल और गाजा में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसमें जो एयरक्राफ्ट का जो रोल है, एयर पावर का जो रोल है, वो किसी से छुपा नहीं है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, मतलब लोग देश ऐसे हैं जो न्यूक्लियर पावर को डेवलप कर चुके हैं, स्पेस में जाने की बात करते हैं, मार्स में जाने की बात करते हैं, चांद पे जाने की बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक एयर पावर का सवाल है, एयर फोर्स के लिए पावर टेक्नोलॉजी का सवाल है, तो वहाँ पे इंजन बनाने की क्षमता भी नहीं रखते। तो ये हो गया एक मुद्दा। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे पहलू पे, जो आपने सवाल पूछा कि क्वांटिटी का क्या वो है रोल। तो सिद्धार्थ जी, मैं बताना चाहूँगा कि अ हमारा जो, आप अगर नेबरहुड का स्टडी करें, तो सभी को ये विदित है कि हमारे वेस्ट साइड में हमें खतरा है पाकिस्तान से, ईस्ट साइड में हमें खतरा है चाइना से, और अभी जो लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं बांग्लादेश में, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस कंट्री को भारतीय सेना ने पैदा किया और जिसको उसके आक्रांताओं से मुक्ति दिलाई, आज वही देश हमें आंखें दिखा रहा है और इन्हीं आक्रांताओं की गोद में जाके बैठ रहा है। तो इस तरीके से इंडिया के जो थ्रेट है वो मल्टी प्रोंग्ड है, और इस तरीके के सिक्योरिटी थ्रेट वो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। मुझे निकट भविष्य में वो कम होते दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसे में, और दूसरी उनकी एयर पावर की क्षमता की बात करें, जैसे पाकिस्तान को आपको विदित होगा कि जो उनकी एयरफोर्स है वो कुछ हद तक यूएसए पे डिपेंडेंट रही है, जो एफ सीरीज के उनके पास एयरक्राफ्ट रहे हैं। कुछ हद तक वो चाइना पे डिपेंडेंट रही है, जो जे सीरीज के एयरक्राफ्ट रहे हैं। और अभी अगर लेटेस्ट खबरों को माने, तो चाइना ने शायद पाकिस्तान को ऑफर भी दिया है कि वो उनको 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट J-35 वो देगा, जो कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, और हम अभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने की बात को सोच रहे हैं। तो बांग्लादेश, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत ने ही बांग्लादेश को उसके आक्रांताओं से मुक्ति दिलाई,
आज वही देश हमें आंख दिखा रहा है और वो हमारे उसके आक्रांताओं के साथ बैठ के हाथ में हाथ मिला के हमें आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। जहां तक बांग्लादेश की वायुसेना की बात करें तो बहुत बड़ी चढ़ी वायुसेना नहीं है, लेकिन चूंकि इमीडिएट नेबर है तो खतरा तो हमेशा है ही। और जहां तक बांग्लादेश के पास एयरफील्ड्स हैं, लगभग 3 एयरफील्ड हैं जहां तक मुझे जानकारी है, ढाका, चित्तगांव और जेसोर में। तो वहां भी कल को कोई बड़ी बात नहीं है वो पाकिस्तान के साथ समझौता करके उन एयरफील्ड को पाकिस्तान के लिए खोल दे। जैसे आपने सुना होगा कि जो बांग्लादेश में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए, तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान आर्मी के लोग आके हमारी आर्मी को ट्रेन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही विचार करने योग्य एक पहलू है, जो सुरक्षा की फील्ड को देख रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। तो इस तरीके से, और बांग्लादेश का भी जो झुकाव है वो चाइना की तरफ है। वो भी कोशिश कर रहा है, जो उसके जे सीरीज के एयरक्राफ्ट है, शायद J7 या J10 है, तो उसकी संख्या बढ़ाए और वो चाइना की मदद के लिए उसकी तरफ आग गड़ा के बैठा हुआ है। तो इस तरीके की थ्रेट है हमारे, जहां हमारे जो एडवर्सरी हैं वो अपनी वायुसेना का मॉडर्नाइजेशन में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। अब आ जाते हैं अपने अंदर कि हमारे भारत में और हमारी वायुसेना को क्या चैलेंज आ रहा है। तो इन सारे थ्रेट का, इन सारी चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए जो ऑथराइजेशन होता है एयरफोर्स का, उसमें एयरफोर्स के पास लगभग 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए फाइटर एयरक्राफ्ट की। ठीक है, तो 42 का फिगर कैसे आया मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो ऐसा तो नहीं है कि सारे एयरक्राफ्ट एक साथ ही हवा में आ जाते हैं। कुछ एयरक्राफ्ट ऑफेंसिव रोल में होते हैं, कुछ डिफेंसिव रोल में होते हैं, और कुछ एक होते हैं जो अंडर मेंटेनेंस होते हैं कि भाई सॉर्टी करके आया है एयरक्राफ्ट तो उसकी मेंटेनेंस की भी जरूरत है। तो इस तरीके से सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 42 स्क्वाड्रन का ऑथराइजेशन है। और आज की डेट में सिद्धार्थ जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन हैं। तो लगभग लगभग 25% स्क्वाड्रन कम है जो हमारे पास होनी चाहिए। मतलब स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ कम है, लोग और ज्यादा अभी भर्ती किए जाने चाहिए। भर्ती भर्ती तो एक अलग पहलू हो गया। अच्छा, मतलब जो एयरक्राफ्ट की, जैसे हमने बताया स्क्वाड्रन हम्म, होती क्या है, तो एक स्क्वाड्रन में जैसे 16 से 18 प्लेन होते हैं, हम्म, तो लगभग उसको बना के एक स्क्वाड्रन बनती है। तो अभी इस तरीके की 42 टुकड़ियां होनी चाहिए हमारे पास, और हमारे पास है कितनी? 31। तो लगभग 25% के करीब हमारे पास डेफिशिएंसी अभी है, यानी स्ट्रेंथ और कम है हमारी। स्ट्रेंथ कम है। और दूसरा जो एक चैलेंज जो पैदा हो रहा है, वो भी एक बहुत ही विचार करने योग्य है कि हमारे हमारे जो मेन फाइटर एयरक्राफ्ट रहे हैं, जिनका इंडक्शन कभी 1960, 1964-65 में हुआ था, मिग-21, हाँ, तो वो अब जाके फेस आउट होने वाले हैं। तो मिग-21 के बारे में भी कई बार हमने सुना, कितने पायलट ने अपनी उसको फ्लाइंग कॉफिन बोला जाता है। शहीद हैं और उनको फ्लाइंग कॉफिन का भी नाम दिया गया। और काफी लोगों ने अपनी चिंता जताई, और लेकिन 1971 में जो सराहनीय कार्य मिग-21 ने किया था, तो वो किसी से छुपा नहीं है। तो अभी जो मिग-21 की हैं 2 स्क्वाड्रन बची हैं हमारे पास, और जो भारत सरकार ने ऐलान किया था लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, एयर चीफ ने भी बताया था कि 2 स्क्वाड्रन 2025 में फेस ऑफ हो जाएंगी, जिसको बाइसन एयरक्राफ्ट बोलते हैं। सो ये स्क्वाड्रन फेस होने के बाद संख्या कितनी रह जाएगी? 29। तो जो डेफिशिएंसी है वो 25 से लेके 30% के आसपास हो जाएगी। लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो हमारा तेजस बन रहा है, जिसको LCA मार्क 1 बोलते हैं, तो उसकी जो कमी है वो तेजस से पूरी की जाएगी। लेकिन फिर भी डेफिशिएंसी तो आपकी 31 के बावजूद भी 25% की रहेगी, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग चीज है। तो ये हो गया जहां तक नंबर का सवाल है। तो हमें कोई ना कोई ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिससे इस कमी को जल्दी से जल्दी पूरा करा जा सके। तो जब इतनी ज्यादा कमी है, साथ ही साथ मेक इन इंडिया की भी बात भारत सरकार कर रही है, जी तरह जी तरह की चीजें हैं, जी और उसमें कहा जा रहा है पूरा फोकस है प्रोक्योरमेंट पे कि भारत में ही बने, जी चाहे वो हथगोले हों या तमाम ऐसी चीजें हैं जो हम कह सकते हैं डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, वो भारत में ही हो। तो जब एयर पावर की हम बात करते हैं, तो एयर पावर में जिस चीज की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, फाइटर प्लेन्स की, तो उनको किस तरीके से पूरा किया जाएगा, किस तरीके से इस चैलेंज को काउंटर किया जा रहा है? देखिए, इसमें सिद्धार्थ जी जहां तक है 2 पहलू हैं। एक तरीका ये है कि जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि F-35 और सुखोई 57 की बात चल रही थी, और जहां तक अभी हम अपनी वायुसेना को देखें, तो उसमें जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, तो वो सभी हमने बाहर से ही प्रोक्योर किए हैं।
जैसे मिक्स सीरीज के जो एयरक्राफ्ट हैं, 21 हो गया और 29 हो गया, मिराज हो गए, तो ये सोवियत यूनियन से हमने लिए। फिर उसके बाद हमने सुखोई लिए, तो सुखोई की स्क्वाड्रन बनी। फिर अभी कुछ एक वर्षों में, पिछले 5-7 सालों में हमने फ्रांस से रफाल लिए। कितने, लगभग 26 के करीब रफाल लिए, जो कि हमारी 2 स्क्वाड्रन के बराबर कमी को पूरा करते हैं। तो ये तो एक मुद्दा हो गया कि हमने अपनी कमी को बाहर से एयरक्राफ्ट खरीद के पूरा किया। लेकिन एक एयरक्राफ्ट की कीमत लगभग कितनी होती होगी? 1000 करोड़ लगभग। तो कितना उसके लिए बजट चाहिए, कितना खर्चा चाहिए, ये किसी से छुपा नहीं है। तो और अभी क्या हो रहा है कि जैसे आपको पता होगा कि भारतीय नौसेना, भाई नौसेना की भी एयर पावर को पूरा करने के लिए विमानों की जरूरत पड़ेगी। तो अभी भारत सरकार ने एक निर्णय सुनाया है जिसमें लगभग 30 या 34 के करीब रफाल एम लिए जा रहे हैं। रफाल एम से मतलब है एम फॉर मरीन, मतलब जिनका इस्तेमाल भारत की नौसेना करेगी। तो जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, आईएनएस विक्रांत एंड विक्रमादित्य, उनमें उनका इस्तेमाल होगा। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा बजट, एक बहुत बड़ा अमाउंट उन एयरक्राफ्ट को बाहर से खरीदने के लिए हमें चाहिए होगा। अब जहां तक है एलसीए मार्क 1 जो तेजस बन रहे हैं, उसका इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो एक बहुत ही वेलकम स्टेप है सरकार की तरफ से। लेकिन चुनौतियां क्या आ रही हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसका इंजन आपको अमेरिका की कोई कंपनी दे रही है, जो आपको पूरी तरीके से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने को तैयार नहीं है। तो उसमें हमारा जो डेवलपमेंट और इंडक्शन होता है एयरक्राफ्ट का, वो सफर करता है। फिर फाइनली होगा क्या कि जब हम सही समय पे अपनी बनाए हुए प्लेन को अपनी ही वायुसेना में इंडक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ऑफ कोर्स जो बाहर बैठी कंपनियां हैं उनको एक विंडो मिल जाएगी कि वो हम पे कि हम प्रेशर में हैं, तो वो हमें ऑफर देंगे और फिर हमें फाइनली वही करना पड़ेगा जो वो चाहते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये हो गया एक पहलू। दूसरा पहलू जो अभी इस चैलेंज को मीट करने के लिए सरकार ने कदम उठाया कि एक पर्टिकुलर कंट्री पे डिपेंड ना होके अलग-अलग कंट्रीज के साथ समझौते किए जाएं, उनसे ट्रेड किया जाए इस क्षेत्र में। तो जैसे आपको विदित होगा, अभी हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस गए थे, वहाँ पे उनके प्रेसिडेंट से शुमोलकल से उनकी मुलाकात हुई और उनमें काफ़ी सारे ऐसे डिक्लेरेशन किए गए कि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मिसाइल के क्षेत्र में, एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम काम करेंगे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत भी साथ-साथ अपनी, जहाँ तक अपनी आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ावा दे रहा है और साथ-साथ उस जो एक गैप है उसको पूरा करने के लिए नए-नए विकल्प ढूँढ रहा है। तो इसी क्षेत्र में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो किया गया, फ्रांस की एक कंपनी है साफरान करके, जिसके ऑलरेडी इंडिया में फुटप्रिंट है और वो ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में वो अपने फुटप्रिंट्स और बढ़ाएगी। तो उसने बोला है कि इंजन हम सप्लाई करेंगे और साथ-साथ हम भारत को सशक्त बनाएँगे कि भारत कैसे सशक्त बनाएँगे कि जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, जैसे यूएस है वो पूरी तरीके से करने को तैयार नहीं है। तो फ्रांस ने बोला हम आपको पूरी तरीके से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। तो अगर ऐसा संभव हुआ तो आने वाले समय में शायद जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्लो है, इंडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट स्लो है, वो शायद स्पीड पकड़े। लेकिन वो एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्ट है, बिकॉज़ जिस तरीके से दुनिया के ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होते हैं, तो आने वाला भविष्य में क्या होगा ये कहना किसी के लिए अभी संभव नहीं है। जैसे हमने एयर शो में डिक्लेयर किया कि हम एमका बनाएंगे, स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे और उसके लिए समय निर्धारित किया कि 2031 के आसपास हम पहला एयरक्राफ्ट और 2036 से हम पूरा प्रोडक्शन शुरू करेंगे। कि तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब हमारे अंदर अभी इंजन को डेवलप करने की क्षमता ही नहीं है, उसके लिए हम पूरी तरीके से दूसरी कंपनियों पे, बाहर की कंपनियों पे, बाहर के देशों में निर्भर हैं, तो ये जो टाइमलाइन सरकार ने निर्धारित करी है, ये मुझे थोड़ी-सी एम्बिशियस लगती है। तो ये एक चुनौती है, लेकिन हाँ, चलो ये एक अच्छी चीज़ है अगर आप इसका दूसरा पहलू देखें कि एट लीस्ट पहले जो विज़न था और पहले जो किसी काम को तेज़ी से ना करने की इच्छा थी, वो अभी खत्म होती दिखती है। एट लीस्ट एक विज़न और एक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन होता है। कम से कम ये आया तो कि हम बनाएंगे। हाँ, दिमाग में तो आया कि हम चलो इस जो गुलामी है, इसको खत्म करके हम खुद को सशक्त और खुद को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है सिद्धार्थ जी। और बहुत ज़रूरी है कि जो टेक्नोलॉजी की ओनरशिप होती है, वो लगान हमारे हाथ में रहे।
जिससे आगे आने वाले समय में जो चुनौतियां हमारी वायुसेना भी फेस कर रही है, वो आने वाले समय में उसको ना करना पड़े। ये तो अलग तरीके की चुनौतियां हैं भारत के सामने, साथ ही साथ जो एयर पावर है उसको मेंटेन रखने की भी बड़ी समस्या है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट नहीं मिलेंगे आपको, आप कैसे उस पावर को बरकरार रख पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एक और बड़ा सवाल उठ रहा है, अब हाल फिलहाल की बात अगर करें तो हालांकि उस पर चर्चा बाद में की जाएगी, कि ये चर्चा आम होती चली जा रही, चाहे वो यूक्रेन वाला वार हो या हम कह सकते हैं इजराइल और आसपास के इलाकों की बात करें, कि ड्रोन एक बड़े महत्वपूर्ण भूमिका में आ रहे हैं। तो बहुत से लोगों का कहना है कि अब इस तरीके के जो पुराने टाइप के कन्वेंशनल मेथड इसको बोला जाने लगा, जी, भले जी। आप उसको F-35 कहें या हाँ, दूसरे जो हाँ। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कही जा रही है, उनको जो है जैसे नहीं कहा जाता कि हाथी को परास्त करने के लिए चींटी आ गई, तो उस तरीके की स्थितियां भी। आपने बातों बातों में एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट को समक्ष लाया है। आपका कहना बिल्कुल उचित है कि हाथी से लड़ने के लिए आपने एक जबरदस्ती का एक बड़ा सा राक्षस पैदा कर लिया, जबकि चींटी से भी वो काम चल सकता था। तो ये जो आपने पॉइंट लाया है, जो हमारा थिंक टैंक है, ये ऑलरेडी मुझे लगता है कि इस पे विचार विमर्श कर रहे होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी डायनामिक चीज़ है और वो इतनी तेज़ी से बदल रही है कि हो सकता है कि जो हम 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हों, हो सकता है आने वाले समय में उसकी ज़रूरत ही ना हो। कि भई हमें हमारी बैटलफ़ील्ड है वो 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की होगी। उसके लिए आपको ऐसे एयरक्राफ्ट की क्यों ज़रूरत है जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर हो? तो छोटे से में भी काम चल सकता है। आप उसमें बजट भी ज़्यादा खर्च कर रहे हो, पैसे भी ज़्यादा खर्च कर रहे हो, बट हो सकता है आने वाले समय में जिस तरीके से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और जिस तरीके से ड्रोन की टेक्नोलॉजी और उसका उपयोग वॉरफेयर में बढ़ता जा रहा है, तो ये बिल्कुल विचारणीय एक सवाल आपने पूछा कि ड्रोन का आने वाले समय में क्या महत्व होगा, और मैं मानता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको हमारे जो थिंक टैंक हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना होगा कि भई मैं इतना बड़ा हाथी क्यों लूँ, जब मेरा एक छोटी चीज़ से ज़्यादा मकसद पूरा हो रहा है। जैसे कि ड्रोन हुआ, एआई का इंडक्शन हुआ और भी जो टेक्नोलॉजी, डायनामिक टेक्नोलॉजी है आजकल के वातावरण में जो डेवलप हो रही हैं, तो उसका इस्तेमाल हो सकता है कि हमें आने वाले समय में इनकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो इस टॉपिक पर एक अलग से जो है डिस्कशन किया ये जाएगा। एक बहुत ही अहम मुद्दा है और आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जिसके बारे में हम एक अलग से डिस्कशन कर सकते हैं। तो अमित जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। अ, और यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सिद्धार्थ जी, मैं आपको याद होगा जब मैं आपको चैलेंजेस बता हम्म, रहा था, तो मैंने कहा था एक और पहलू है सिस्टम। तो मैंने हम्म, जानबूझ के उसको उस हम्म, समय छुआ नहीं, हम्म, क्योंकि वो एक बहुत ही हट के चीज़ है और बहुत ही पर्सनल चीज़ है और वो मेरी नहीं है। मतलब जितने लोग भारत के डिफेंस, भारत की वायुसेना के बारे में सोचते हैं, भारत की सेना के बारे में सोचते हैं, ये पहलू उन सब से जुड़े हुए हैं। तो वो है सिस्टम। जब मैं सिस्टम बोलता हूँ, तो मैं ये अपने वक्तव्य को, अपने जो विचारधारा को मैं सवालों के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूँगा दर्शकों को भी, ताकि कहीं न कहीं दिमाग में एक सोचने वाला जो मैकेनिज़्म है वो हमारे जो नीति बनाने वाले लोग हैं, जो डिसीज़न लेने वाले लोग हैं, और अगर उन तक मेरी बात पहुँच रही है आपके चैनल के माध्यम से, तो शायद कुछ विचार उनके दिमाग में आए, एंड आई एम श्योर कि उनके दिमाग में ये विचार होंगे। जैसे कि मैं ये जानना चाहूँगा कि भई एचएएल 1940 से हिंदुस्तान में काम कर रहा है। 1951 में वो एक सोल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बना, 75 साल हो गए। क्या हमारे अंदर काबिलियत की कमी है? क्या हमारे पास साइंटिस्ट नहीं है? हम बात कर रहे हैं कि हम मार्स पे जाएँगे, हम चाँद पे जाएँगे, हम अपना स्पेस स्टेशन बनाएँगे, तो क्या हमारे साइंटिस्ट के अंदर ये काबिलियत नहीं है कि वो अपना एयरक्राफ्ट इंजन बना पाएँ? दूसरी चीज़, क्या ये जो विदेश की कंपनियाँ हैं, क्या ये हमारे सिस्टम में इतनी बुरी तरीके से घुस गई हैं कि ये हमारी पॉलिसी को इम्पैक्ट करने लगी हैं? क्या इन्होंने हमें आँख दिखाना शुरू कर दिया और हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे? तो ये एक मुद्दा है जो हमेशा हर भारतीय को परेशान करता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि हम पूरी तरीके से इन पे डिपेंडेंट हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि हमें दूसरे देशों के समक्ष जाके हाथ फैलाना पड़ता है कि भई हमारी एयरफ़ोर्स में स्क्वाड्रन की कमी है, एयरक्राफ्ट की कमी है और हमें आपसे एयरक्राफ्ट खरीदना हमारी मजबूरी है। और तीसरा और एक
और पहलू है कि क्या कहीं समाज की तरफ से या हमारे जो लीडरशिप है उनके दिमाग में ये तो नहीं बैठ गया है कि जो हमारे वीर एयरफोर्स के सोल्जर्स हैं, हमारे एयरमैन हैं, हमारे फाइटर पायलट हैं, जिनके अंदर जज्बा है लड़ने का, उनको आप कुछ भी दे दो, लेकिन ऐसा जज्बा है कि वो उस ऑब्सोलीट हुए इक्विपमेंट से भी आपके लिए विजय लाके देंगे और अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए शहादत दे देंगे। तो क्या हम ये सोच के बैठ गए हैं कि भाई ये हमारे लड़ाके तो हैं, इनको कुछ भी दे दो और ये इस पे काम चला लेंगे? हाँ, तो ये सारे कुछ एक सवाल हैं जो हो सकता है कुछ लोगों को सुनने में अच्छे ना लगें, उनके कानों में अखरें, चुभते हुए सवाल हैं, जिसको मैं समझता हूँ चाहे वो पुरानी सरकारें हों, प्रेजेंट की सरकार हो, आने वाली सरकारें हों या जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारी जो लीडरशिप है, वो इसके बारे में एक होलिस्टिक तरीके से विचार विमर्श करें। क्योंकि जिस तरीके से समय बदल रहा है, सुरक्षा के सारे आयाम बदल रहे हैं, तो एक इस तरीके के कठिन सवालों पे हमें मंथन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अमित जी ने जो सवाल उठाए, वाकई ये कहीं ना कहीं ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर हम अपने इतिहास से सीखें तो जब बाबर ने हमला किया था तो उसके पास क्या था? उसके पास जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो बारूद थी। तो टेक्निक जो है या टेक्नोलॉजी जो है आपको आगे पहुंचाती है और आप उस वजह से कहीं ना कहीं दूसरे पर भारी पड़ते हैं। लेकिन मौजूदा समय में अगर हम देखें तो हमें कहानियां सुनाई जाती है कि नेट जो छोटे छोटे विमान थे उनसे हमने साइबर जेट को उड़ा दिया और इस तरीके की हमने विजय हासिल की। लेकिन अब आपके खतरे कोई अड़ोस पड़ोस के खतरे नहीं है। दुनिया के अलग अलग देश बड़ी दूर तक मार रखते हैं और कभी भी आपको इस तरीके के संकट का सामना करना पड़ सकता है। तकनीक दूसरे की होगी, जहाज दूसरे के होंगे, अगर उन्हीं से आपकी लड़ाई हो जाती तो आप क्या करेंगे? वो तो बैठकर आपके हवाई जहाज को बेकार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर सोचना पड़ेगा और साथ ही साथ अब भारत की स्थिति वो नहीं है जो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले होती थी। क्योंकि जब हम सुपर पावर होने की बात कर रहे हैं, वैसा सपना देख रहे हैं, तो हमको आगे बढ़कर इस तरीके के जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर तकनीक के मामले में कहें तो बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। हमारे पास IITians हैं या प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं जिनमें हम कुछ भी करने में सक्षम है। लेकिन ये वाकई अमित जी का जो सवाल है कि इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, लेकिन क्या आज भी हम लड़ाकू विमान का इंजन नहीं बना सकते, डेवलप नहीं कर सकते? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो है नहीं जिसको पहली दफा किया जाना है तो रेप्लिकेट भी नहीं कर सकते। तो वाकई यह सवाल है जो कहीं ना कहीं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। तो अगले प्रोग्राम में हम आपसे मिलेंगे। जैसा कि हमारा अमित जी से जो बातचीत हुई है उसमें सीधा सीधा है ड्रोन की क्या महत्व रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में ड्रोन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहे हैं। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।